प्रभात। आपका हिंदी पाठशाला में आज फिर से स्वागत है। कल हमने मल्हार पुस्तक में से पहला पाठ माँ कह एक कहानी का भाषा अभ्यास किया था, जिसमें अंत में विराम चिन्हों से संबंधित कुछ कार्य दिया गया था। उस कार्य को करने से पहले हमें विराम चिन्हों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो होगा व्याकरण का विराम चिन्ह। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करें। विराम चिन्ह। सबसे पहले विराम चिन्ह होता क्या है? विराम चिन्ह में आपको जब भी अपने वाक्यों को प्रस्तुत करना है तो उनको प्रस्तुत करने के लिए आपको कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। कहीं पर आप रुकते हैं, कहीं पर आप प्रश्न पूछते हैं, कहीं पर आपको आश्चर्य प्रतीत होता है। तो ऐसे वाक्यों को जब हम लिखेंगे तो उनको लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। उन निशानों को, उन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण विराम की। पूर्ण विराम में आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये पूर्ण विराम का निशान है। कह रहा है कि नाम से ही मैं स्पष्ट हूँ, वाक्य पूर्ण होते ही मैं उपस्थित हो जाता हूँ। नाम से ही पता चल रहा है कि जब भी वाक्य पूर्ण होगा तब हमें ये निशान लगाना होगा। जैसे मेरा नाम विराम है, लगा दिया ना हमने ये निशान। मैं अविराम का छोटा भाई हूँ। ठीक है, पूर्ण विराम तो सभी को ही पता होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अर्धविराम। अर्धविराम का निशान होता है ये वाला। अर्धविराम क्या कहता है कि पूर्ण नहीं हूँ मैं पूर्ण नहीं हूँ। हाँ महोदय, वाक्य के बीच में ही शोभायमान हो जाता हूँ, कि मैं वाक्य के बीच में ही उपस्थित हो जाता हूँ। आपको यहाँ पर अल्प विराम से कम समय तक रोकना है तो उसको बोलते हैं अर्धविराम। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जब भी श्याम आता है तुम भी आ जाते हो। हम बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रुके हैं। अल्प मतलब होता है थोड़ा, तो हमें ये विराम का निशान लगाना होता है। ठीक है, जब भी श्याम आता है अल्प विराम, तुम भी आ जाते हो, बात खत्म हो गई तो पूर्ण विराम। आगे चलते हैं। अल्प विराम। अल्प विराम में क्या होता है कि हमें आधे समय के लिए रुकना पड़ता है। जब भी वाक्य आदि में एक तरह की वस्तुओं आदि को सूचित करने वाले शब्द आते हैं, मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करनी ही पड़ती है। कह रहे कि जब भी हम कहते हैं ना कि वह बाजार गया और वह बाजार से सेब, संतरे, केले आदि लाया, तो सेब, संतरे, केले तीन तरह की वस्तुएं हो गई। और इन तीनों फलों में हमें बीच में क्या लगाना पड़ेगा? अल्प विराम लगाना पड़ेगा। तो जब भी एक ही तरह की वस्तुओं आदि का उल्लेख किया जाता है तब हम जो है अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें आप उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे हमने वस्तुओं की बात की थी, यहाँ पर प्राणियों की बात है, व्यक्तियों की बात है। राम, श्याम और रहीम मित्र हैं। आपने और शब्द बिल्कुल अंत वाले के आगे लगाना है। अगर यहाँ पे 5 लोगों का नाम होता तो 4 में आपने कोमा लगाना था, जिसको अल्प विराम कहते हैं, और एंड वाला जो अंतिम नाम होता है उससे ठीक आगे आपने और शब्द लगाना होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपकी वर्तनी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला करते हैं उपविराम। उपविराम में आपको क्या करना है कि जब हम किसी बात को प्रकट कर रहे हैं तो उसके आगे हम इसको लगा देते हैं। कह रहे हैं कि मूल बात को लिखने से पहले मुझे स्थापित कर दें तो मैं गदगद हो जाऊं। गदगद मतलब प्रसन्न हो जाऊं। मूल बात अर्थात मेन बात को हमने अगर बताना है उसको स्थापित कर दे, उससे पहले हम इस निशान को स्थापित कर देते हैं। उपविराम इसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे राम 3 हैं। राम 3 हैं। अब यहाँ पर मूल बात अभी हमें बतानी है, तो मूल बात क्या है? आगे वाली मूल बात है, अर्थात मेन जो बात है उससे पहले हमने इसको स्थापित कर दिया उपविराम को। राम 3 हैं, श्री राम, परशुराम और बलराम। ये आपकी मेन इंपॉर्टेंट बात थी, तो इससे पहले हमने उपविराम को लगा दिया। आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह बिल्कुल ही आसान है। जहाँ पर हमें उत्तर की अपेक्षा हो कि कोई उत्तर आएगा
ठीक है। और मैं ना रहूं, कह रहा है कि उत्तर की अपेक्षा करें और मैं ना रहूं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तो अभी उत्तर नहीं है, अभी हमने उत्तर प्रकट करना है, तो उसके लिए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। प्रश्न बता दिया तो हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इसको हमारे बचपन में हमारे टीचर्स कहते थे कड़छी का निशान। आगे चलते हैं। विस्मय सूचक। विस्मय सूचक अर्थात जहाँ पर विस्मय भरा हो। विस्मय मतलब जहाँ पर हैरानी की बात हो और आश्चर्य हो और चकित रह जाओ आप, कहीं पर प्रसन्नता हो जाए, कहीं पर आपको जो है बहुत ज़्यादा खुशी मिले या फिर बहुत ज़्यादा दुख की बात हो, वहाँ पर ये उस सब को बोलते हैं विस्मय। विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अरे तुम कब आए, अरे, अरे आ गया शब्द, तो अरे शब्द के पीछे भी विस्मय चिन्ह लगेगा। क्यों? क्योंकि हैरान हो रहा है। अरे तुम कब आए, कब आए, तो कब में तो प्रश्नवाचक आ गया और अरे में विस्मय सूचक आ गया। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। एक वाक्य में एक से अधिक विराम चिन्हों का भी प्रयोग किया जा सकता है। आगे है निर्देशक चिन्ह। शब्द के बाद मुझे लगा के उसकी परिभाषाएं, उसकी उपयोगिता आदि को चरितार्थ कर दीजिए। अर्थात ये तो हमें सबको ही पता है कि जब भी हम कोई उत्तर लिखते हैं तो हम ये वाला निशान तो लगाते ही लगाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इसका नाम नहीं पता था। तो नाम क्या है इसका? निर्देशक चिन्ह। कह रहा है कि जैसे, जैसे के बाद मैं लगाऊं। अब देखो जैसे के बाद ये वाला डंडा लगा है ना, ये क्या है? निर्देशक चिन्ह है। ठीक है, आगे होता है हमारा संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह का मतलब होता है कि जो दो शब्दों को जोड़ने के काम आता है। एक शब्द को अलग अलग तोड़ दिया हमने और उसको जोड़ने के लिए हम बीच में ये योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अपने भाई निर्देशक चिन्ह जैसा ही रूप है मेरा, पर है उनका आधा। अर्थात जो निर्देशक चिन्ह है वो थोड़ा सा इतनी लेंथ है, लगा लो, ठीक है, और संयोजक चिन्ह की इतनी लेंथ है, उससे आधी। ठीक है, मैं अभिन्न, अभिन्न मतलब अलग अलग शब्दों के बीच में आकर उनके प्रेम को बढ़ाता हूँ, अर्थात उनको जोड़ता हूँ। जैसे हम कई शब्द प्रयोग करते हैं, दाल रोटी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, इन सब में हम ये जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, छोटा रूप निर्देशक का। ठीक है, ये निर्देशक है तो ये संयोजक है। ठीक है, इसमें हम संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या है कि विवरण लिखने से पहले मुझे लगाइए जैसे मेरे रूपों का विवरण लिखते समय लगाया है आपने। अब मैंने जो ये पीपीटी बनाई है ना बेटा, इसमें विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है हर एक परिभाषा को देने से पहले। उदाहरण के लिए देखो, विवरण चिन्ह लिखा है मैंने यहाँ पर और ये विवरण का निशान लगाया हुआ है। ठीक है, इसी को बोलते हैं विवरण चिन्ह। कि जब हमने किसी चीज़ की परिभाषा देनी है, तो अगर मान लो आप यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा दे रहे हो, तो आप यहाँ पर लिखोगे संज्ञा और फिर ये विवरण चिन्ह का प्रयोग कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आप संज्ञा की परिभाषा दे दोगे। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग क्या होता है कि किसी का विवरण, किसी की परिभाषा लिखने से पहले प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह होता है। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक बोलते हैं बेटा ब्रैकेट्स को। ब्रैकेट, जितनी भी प्रकार की ब्रैकेट्स होती हैं उन सबको हम कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है ये इसकी डेफिनेशन में, मैं अपने मुंह में उसी शब्द या शब्दों को स्थान देता हूँ जिसका संबंध मेरे पहले आए शब्द या शब्दों से हो। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि यह कार्य तो बहुत उपयोगी है, ठीक है, उपयोगी है, और उपयोगी को हम क्या कह सकते हैं? महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया? अब यहाँ पर हमने ये कर दिया कि मैं अपने मुंह में, अर्थात मैं अपनी ब्रैकेट में उसी शब्द या शब्दों का स्थान देता हूँ जिसका संबंध मेरे से पहले आए शब्द के साथ हो। है ना महत्वपूर्ण का संबंध उपयोगी से? जैसे वह मुंबई या महाराष्ट्र में रहता है, तो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का संबंध हो गया मुंबई से। तो जहाँ पर हमने एक ही बात को विभिन्न तरीके से बताना है, एक अक्षर के लिए हमने अलग शब्द यूज़ करना है, तो वहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि मैं मूल शब्द या शब्दों को घेर कर उसकी उपयोगिता को सबकी नज़रों में लाता हूँ। मूल शब्द है अर्थात मेन जो चीज़ है जिसको मैं चाहता हूँ कि सब लोग देख लें, ठीक है, उस चीज़ को मैं सबकी नज़रों में लाने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करता हूँ। जैसे मैं माँ मंथरा, माँ मंथरा ये किसी बुक का नाम है, ठीक है, इसको उद्धरण चिन्ह में डाल दिया, डबल में भी डाल सकते हो। प्रभाकर द्वारा लिखा गया
है। या फिर अगर हम किसी की बात जैसे हम कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, क्या कहा था, तो हम उनकी बात को एज इट इज़ लिखने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस के वचन है, तो उनके वचनों को हम एज इट इज़ लिखने के लिए भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसी तरह किसी और की बात को अगर हमने प्रकट करना है तो हम उसकी बात को एज इट इज़ लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी माता ने आपको कहा कि नहा लो, तो नहा लो वरना मैं तुम्हें मारूंगी, तो आप लिखोगे मेरी माँ ने मुझसे कहा, फिर आएगा विवरण चिन्ह, मेरी माँ ने मुझसे कहा विवरण चिन्ह, क्या कहा, फिर उसको ऐसे आप डाल दोगे और लिखोगे तुम नहा लो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे ये राम ने कहा, क्या कहा, सीता अच्छी है, तो सीता अच्छी है इसको भी इन्होंने उद्धरण चिन्ह में डाल दिया। ठीक है। आगे चलते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह बेटा कई बार हम क्या करते हैं, मान लो आप अपने कॉपी का इंडेक्स बना रहे हो और आप वहाँ पे लिख रहे हो कक्षा कार्य है। ठीक है। आप लिख रहे हो कक्षा कार्य है, पहले दिनांक में आपने लिख दिया, दूसरे दिनांक में भी आपने कक्षा कार्य लिखना है, तो कई बार क्या करते हैं हम लिखने की बजाय ये निशान लगा देते हैं कि इसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं। उसको बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति, पुनर मतलब दोबारा, उक्ति मतलब बोला गया, सूचक मतलब चिन्हित करना। ठीक है। तो दोबारा से बोलकर अगर हम उसको प्रकट नहीं करना चाहते, लिखकर प्रकट नहीं करना चाहते, तो हम ये वाला जो है चिन्ह प्रयोग कर लेते हैं। मेरा प्रयोग करने से आप एक ही शब्द को एक के नीचे एक कई बार लिखने से बच जाएंगे। जैसे श्री चंद्रशेखर लिखना है, अगली लाइन में भी श्री चंद्रशेखर लिखना है, तो इस तरह से कर देंगे। ठीक है। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव मतलब होता है संक्षेप रूप। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। BA लिखते हैं हम, BA को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। IPS लिखना हो तो हम ऐसे लिख देते हैं, I छोटी सी जीरो डाल देते हैं, PS। तो ये सब क्या है, ये लाघव चिन्ह है। लाघव मतलब किसी चीज़ को की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है हमने, और उसकी शॉर्ट फॉर्म के लिए हमें छोटी सी ये जीरो सी बनानी होती है। ठीक है। शब्दों को संक्षेप में लिखना चाहते हैं तो मेरा उपयोग करें, जैसे संघ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है। इसमें भा डाल के और फिर प्रो डाल के और फिर संग डाल के पीछे लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया। ठीक है। अगला है हंस पद या त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक में क्या होता है, कई बार हम कुछ लिख रहे हैं, मान लो आप कोई पत्र लिख रहे हो और आप पत्र लिखते समय एक, जैसे आप लिख रहे हो कि आदरणीय प्राचार्य मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7वीं अ का छात्र हूँ। आप लिखना चाह रहे हो कक्षा 7वीं का छात्र हूँ, फिर आप भूल गए कि मैंने तो अ डाला ही नहीं, तो आप ये वाला चिन्ह ऐसे डाल के ऊपर आप अ डाल दोगे। ठीक है। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है, अगर कोई छूट गया तो छूटे हुए वाक्य के नीचे मेरा इस तरह का प्रयोग करके छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख सकते हैं। समझ आ गया ना। जैसे कक्षा 7वीं अ आप लिखना भूल गए थे, तो आपने इस तरह से एरो सा बनाना है और ऊपर लिख देना है अ। ठीक है। ये त्रुटि बोधक होता है कि कोई गलती होगी और गलती को सुधारने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम है हमारा लोप चिन्ह। लोप चिन्ह में क्या होता है कि हिंदी भाषा में जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो मेरा प्रयोग किया जाता है। लोप चिन्ह सदैव 3 गुने में लगते हैं, जैसे 3 बिंदु लगते हैं इसके। जैसे गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई। ठीक है। अब परीक्षा की घड़ी आ गई है, हमने पूरा का पूरा लिखना है। अब पूरा का पूरा पैसेज तो नहीं लिखेंगे ना हम, तो पूरे के पूरे पैसेज को लिखने की बजाय हमने क्या करना है, स्टार्टिंग की थोड़ी सी लाइनें, फिर बीच में ये लोप चिन्ह लगा के और फिर उसके बाद अंतिम लाइनें लिख देंगे, जो भी है हम करेंगे या मरेंगे। ठीक है। पूरा का पूरा नहीं लिखते। तो बेटा इसका प्रयोग, ये 15 आपको चिन्ह बताए गए हैं। 6 में कम से कम 5 या 6 और 7th में 10 और 8th तक आते आते आपको 15 के 15 चिन्हों का ज्ञान हो जाना चाहिए। तो ये वीडियो है जो सभी के लिए है, सभी को इसको करना है और समझना है, और कमेंट्स में ज़रूर लिखा कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।